हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो अनुसंधान अभिक्षमता का प्रश्न देख रहे थे, जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू के रूप में था, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 10 क्वेश्चंस देखा था एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की क्लास में मैं कुछ और 10-11 क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी ही है। ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन देखिए अब एग्जाम में नहीं आ रहा है। अब एग्जाम में देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आईसीटी के प्रयोग से, अनुप्रयोग से। ठीक है, तो उसको हमको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए चलिए देखा जाए कि आगे के जो प्रश्न है वो क्या क्या है। ठीक, देखिए कल हम लोगों ने 10 प्रश्न कल की क्लास में देखा था। आज देखिए आगे से देखते हैं। देखिए जैसे एक ये प्रश्न है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जितने भी आप हायर एग्जाम देंगे, जैसे सीटेट हो गया, नेट हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गई, पीसीएस हो गया, इन सब में एग्जाम में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले, यानी इसका सॉल्यूशन आप तुरंत डिसाइड नहीं करेंगे, उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तब जाके आप उसका आंसर डिसाइड करें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा गया पहला कथन देखिए क्या दिखाया गया, प्रतिनिध्यात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या का अध्ययन करता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये दिया गया कि कोई प्रतिनिधि है जो प्रतिनिध्यात्मक अनुसंधान कर रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग समय पर केवल एक ही जनसंख्या का वो अध्ययन करेगा बार बार। ठीक है, फिर देखिए दूसरा कथन क्या किया जा रहा है कि भूतलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अतीत की स्मृतियों एवं अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। यानी जो भूतलक्षी अध्ययन किया जाता है, भूतलक्षी यानी पास्ट का रिलेटेड जो भी चीज होती है उसका जब अध्ययन किया जाता है, तो उसमें कहा जा रहा है कि लोगों की अतीत की स्मृति, यानी लोगों के प्राचीन काल की जो ज्ञान है और उसमें अनुस्मरण, उनकी जो याद है, जो उनको याद है, जो चीजें पुरानी चीजें, उसी के ऊपर वो क्या करता है, निर्भर रहता है। यानी जितनी जो चीजें लोगों को याद रहेंगी पुरानी, उसी के आधार पे वो उनसे डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब आइए देखिए इसके जो आपको सही उत्तर देखिए क्या हो। तो देखिए पहला दिया गया है ए, ऑप्शन ए में क्या दिया है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी क्या दिया है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। फिर देखिए ऑप्शन सी दिया है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। फिर देखिए ऑप्शन डी दिया है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन के ऊपर देखते। जैसे देखिए यहां दिया है कि प्रतिनिधि अनुसंधान है, प्रतिनिध्यात्मक, यानी प्रतिनिधि का मतलब ही हो गया कि एक से अधिक लोग। ठीक है, तो यहां क्या दिया है कि अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या से, कहने का मतलब है कि समय अलग अलग लेकिन एक ही जनसंख्या का बार बार अध्ययन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, जब प्रतिनिध्यात्मक अनुसंधान है उसमें अलग अलग प्रतिनिधियों से डाटा कलेक्ट करेगा ना, अलग अलग प्रतिनिधियों से बात करेगा। यहां दिया गया है एक ही जनसंख्या में बार बार। दूसरा देखिए भूतलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अतीत की स्मृतियों और अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। ये देखिए क्या है, सही है, क्योंकि जब कोई भूतलक्षी अध्ययन किया जा रहा है तो यानी जो लोग पुरानी चीजों को जानते होंगे, जो चीजें उनको याद होगी, उन्हीं का ही तो अध्ययन करेगा, वो वही तो जानकारी प्राप्त करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या होगा। देखिए यहां दिया है कथन 1 और दोनों सत्य है, क्या हो जाएगा, गलत। फिर दे रहा है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ये भी गलत, दोनों असत्य है नहीं। फिर देखिए कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ये गलत है।
अब देखिए, अब ऑटोमेटिक हमारा अंतिम बचा हुआ है, कहा रहा है कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो प्रतिनिधियात्मक अनुसंधान होता है उसमें अनुसंधानकर्ता लंबे समय तक अध्ययन करने पर एक ही समय में विभिन्न आयु के बालकों का अध्ययन एक साथ करता है। देखिए विभिन्न आयु के अलग अलग लोगों से करता है। फिर देखिए भूतलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अतीत की स्मृतियों और अनुस्मरणों का निर्भर रहता है, अतः कथन एक असत्य है जबकि कथन दो। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, यानी रेडी करते समय क्वेश्चन 11 को ही दोबारा कर दिया है मैंने। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका किससे दिया है, साहित्य की समीक्षा करने से संबंधित। ठीक है, तो साहित्य की समीक्षा करने के लिए किन किन चरणों का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें आपको दिया है कि साहित्य का पता लगाना, दूसरा दिया है साहित्य को संगठित करना, तीसरा दिया है अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, साहित्य की समीक्षा लिखना। फिर देखिए अगला ऑप्शन दिया है अनुसंधान के लिए प्रासंगिक साहित्य का गंभीरता से मूल्यांकन और चयन करना। ठीक है, अब हमको देखिए इन 5 जो ऑप्शन दिए हैं इन्हीं को क्रम से लगाना है। ठीक है, तो हम देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, देखिए पहला दिया है ए बी सी ई और डी। देखिए फिर देखिए दूसरा दिया है ए सी बी ई डी। ठीक, फिर देखिए सी दिया है सी ए ई बी डी। डी ऑप्शन दिया है सी ई ए बी डी। देखिए एक चीज आपको इसमें देखने से पता चल जा रही है कि हमारा जो अंतिम है यानी 5वां जो है वो डी होगा, यानी साहित्य की समीक्षा जो है लास्ट में होगी। देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो समीक्षा उसकी लास्ट में ही करते हैं। ठीक है, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि समीक्षा लास्ट में होगी, लेकिन समीक्षा से पहले हमको कौन कौन से कार्य करने होंगे। देखिए तो ये लास्ट हो गया, तो जिससे आपको पहले पता चल गया ये लास्ट है। अब देखिए सब में डी दिया है तो हम इसका पहला सबसे पहले ढूंढने का प्रयास करेंगे कि देखिए इसमें पहला क्या होगा। देखिए अब जैसे देखिए आप किसी भी रिसर्च को करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रिसर्च की पहचान करते हैं, यानी उसमें मुख्य शब्द जो हैं वो क्या क्या हैं। देखिए पहला क्या होगा, अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान कर, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम अगला काम क्या करेंगे, साहित्य का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जब हमें साहित्य का पता चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अनुसंधान के लिए प्रासंगिक साहित्य का गंभीरता से मूल्यांकन और चयन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तीसरा। अब देखिए अंतिम हमको पता ही है तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, यानी साहित्य को संगठित करना। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारा देखिए कौन सा आंसर होगा, यानी हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। देखिए सी है, उसके बाद दूसरा ए होना चाहिए, देखिए दूसरा ए है, उसके बाद देखिए तीसरा ई होना चाहिए, देखिए तीसरा ई है, और चौथा पांचवा यानी बी चौथा है और डी पांचवा। तो हमको पहले से पता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान करना, साहित्य का पता लगाना, इसका सही से मूल्यांकन और चयन करना, संगठित करना और समीक्षा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, सी ए ई बी और डी। ठीक,
हमारा आंसर हो गया। हाँ, देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी जब हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब अनुसंधान करता है कोई, उसकी आयु अध्ययन के प्रतिभागी यानी जिसके विषय में अध्ययन किया जा रहा है उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी उसकी आयु की वजह से उसका व्यवहार बदल जा रहा है। देखिए जैसे जैसे लोग जिस उम्र के होते हैं तो उनके प्रति व्यवहार उसी प्रकार से किया जाता है, तो इसको कहा जा रहा है कि इससे उसका रिसर्च कैसे प्रभावित होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, समाज शास्त्री प्रभाव। दूसरा दिया है जैव सामाजिक प्रभाव। तीसरा दिया है मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चौथा दिया है मनोसामाजिक प्रभाव। तो इसमें देखिए क्या होगा, समाज शास्त्री प्रभाव नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं होगा, मनोसामाजिक प्रभाव नहीं होगा, क्या होगा, जैव सामाजिक। ठीक, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जैव सामाजिक। जब किसी अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है, जैव सामाजिक प्रभाव। या लोगों और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में परिभाषित की जाती है। यह सीमाओं और बाधाओं के साथ साथ परिवारों के लिए संभावनाएं और अवसर भी पैदा करती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है। यानी वह कौन सा रिसर्च है जिसमें जो अनुसंधान करता होता है उसके इंटरेस्ट के यानी उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो वेरिएबल है, जो चर है, उनको छोड़ दिया जाता है और बाकी के चरों को क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित ढंग से बाहर कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा अनुसंधान है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है गुणात्मक अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। तो देखिए गुणात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं होता है, अनुदैर्ध्य अनुसंधान में नहीं होता है, किसमें होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान। यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चर होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और बाकी बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से क्या कर दिया जाता है, धीरे धीरे बाहर कर दूर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर कर दिया जाता है। प्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सहायता से किया जाता है और चर के दो समुच्चयों का उपयोग। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन। आइए अब इसमें देखिए दिया है ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर से रिलेटेड। देखिए स्वतंत्र चर और आश्रित चर मैंने आप लोग को क्लास में बताया है। देखिए कहा जा रहा है कि एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है। ठीक, दूसरा एक मतलब पहला स्टेटमेंट ये है कि एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमको इससे आंसर अपना ढूंढना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से गलत है। ठीक, देखिए कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन दे रहा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही। ठीक, अब देखिए हम देख लेते हैं। तो पहली बार देखिए कह रहा है कि एक आश्रित चर होता है जो वो द्विभाजी हो सकता है, यानी उसको विभाजित किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है
कि एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ ये कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता, यही हमारा क्या है, आंसर को राइट करता है। क्योंकि देखिए कोई जो स्वतंत्र चर हो सकता है वो होता है वो द्विभाजी हो सकता है, ऐसा नहीं हमेशा होगा लेकिन कभी कभी हो सकता है, लिखा है कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट और ये रॉन्ग। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, यानी कथन सही है। फिर देखिए क्योंकि द्विभाजित आश्रित चर का उपयोग चर के संयोजन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो समूह सदस्यता की भविष्यवाणी करे। ठीक, उसके बाद देखिए एकाधिक प्रतिगमन विश्लेषण में द्विभाजित चर अक्सर सामने आते हैं, यानी इसमें द्विभाजित चर को उपयोगी बनाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर कहा जा रहा है एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजित नहीं हो सकता, यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि द्विभाजित चर 2 श्रेणियों वाले श्रेणीबद्ध चर होते हैं, और देखिए 2 श्रेणियों वाले चर होते हैं, एक ही स्वतंत्र चर के भीतर अलग अलग समूह होते हैं। यानी देखिए स्वतंत्र चर निरंतर भी हो सकता है, द्विभाजित हो सकता है, क्रम सूचक या श्रेणीबद्ध। इसका मतलब एक स्वतंत्र चर जो है इतने प्रकार के लक्षण प्रकट करता है, तो वहां पे हमारा दे दिया है कभी नहीं हो सकता, इसी की वजह से वो स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है कि एक स्टूडेंट टी टेस्ट निम्नलिखित में किसमें उपयोगी होगा। यानी एक स्टूडेंट का टी टेस्ट किया जा रहा है तो वह किस किस चीज में उपयोगी होगा। देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए हमको कि 2 प्रतिदर्श माध्ययों के अंतर की सार्थकता का परीक्षण करने में। ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया है समय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण करने में। फिर देखिए दिया है सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण करने में। अगला ऑप्शन दिया है समाश्रयण गुणांक की सार्थकता का परीक्षण करने में। अब अंतिम 5वां ऑप्शन दिया है किसी मॉडल की उपयुक्तता का परीक्षण कर। ठीक है, अब देखिए जो टी टेस्ट होता है वो देखिए कहां कहां उपयोगी होता है। देखिए क्या होगा, 2 प्रतिदर्श माध्ययों के अंतर की सार्थकता का परीक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का भी परीक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन है यानी पांचवा नहीं होगा, यानी किसी मॉडल की उपयुक्तता का परीक्षण करने में नहीं होगा, यानी ये गलत हो गया। अब हमको देखिए इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, यानी इसमें हमारा कौन सा होगा। तो देखिए ये समय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण करने में सही होगा या समाश्रयण गुणांक की सार्थकता का। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी समाश्रयण गुणांक की सार्थकता। देखिए राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा। यानी हमारा क्या क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, ए होगा और सी होगा, ठीक है, और डी होगा। यानी देखिए क्या है कि ये और ये, यानी ये नहीं होगा और ये। ठीक, तो हमारा ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ए बी सी ये नहीं होगा, बी सी डी ये भी नहीं होगा, ए सी डी देखिए ए सी डी ये राइट होगा, ए बी सी डी ई ये ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए ये है कि जब किसी प्रतिदर्श के माध्यम से यानी किसी स्टूडेंट का टी टेस्ट किया जाता है, देखिए उसमें ये रूप होते हैं। कौन कौन सा रूप होते हैं कि 2 प्रतिदर्श माध्यमों के अंतर की सार्थकता का परीक्षण किया जाता है, इससे सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण किया जाता है, समाश्रयण गुणांक की सार्थकता का परीक्षण।
यानी ये 3 चीजों में उपयोगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या दिया है कि सर्वेक्षण अनुसंधान में उत्तरदाता द्वारा प्रश्न की विषय वस्तु से स्वतंत्र पूर्वानुमेय तरीकों से उत्तर देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ठीक है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि अनुसंधान में उत्तरदाता द्वारा प्रश्न की विषय वस्तु से स्वतंत्र पूर्वानुमेय तरीके से उत्तर देने की प्रवृत्ति क्या करने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से पूर्वाधारित अनुमानों के आधार पर जब कोई उत्तर दिया जाता है, और वो रिसर्च कौन सा रिसर्च होता है, सर्वे रिसर्च, तब उसमें उस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, यानी उस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह नहीं, मापन संबंधी पूर्वाग्रह नहीं, क्या कहा जाता है, प्रत्युत्तर संबंधित पूर्वाग्रह। यानी उत्तर देने से संबंधित जो पूर्वाग्रह होता है वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मनोसामाजिक पूर्वाग्रह भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, देखिए आंसर सी। सर्वेक्षण अनुसंधान में उत्तरदाता द्वारा प्रश्न की विषय वस्तु से स्वतंत्र पूर्वानुमेय तरीकों से उत्तर देने की प्रवृत्ति प्रत्युत्तर संबंधी पूर्वाग्रह कहलाती। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इससे देखिए किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से अनुदैर्ध्य अध्ययनों के प्रकार को पहचान करिए। यानी इसमें से अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज इनमें से कौन कौन सी है। हाँ देखिए इसमें अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है, प्रवृत्ति अध्ययन, प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन, पैनल अध्ययन और भविष्यलक्षी अध्ययन। अब हमको देखना, देखिए ट्रेंड स्टडीज, ये देखिए अनुदैर्ध्य अध्ययन के प्रकार में शामिल होता है। ठीक है, भविष्यलक्षी अध्ययन यह भी शामिल होता है। ठीक है, पैनल अध्ययन देखिए ये भी शामिल होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज नहीं शामिल। ठीक है, यानी हमारा देखिए कौन कौन सा होगा, ए सी डी। अब देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, इसमें देखिए क्या लिखा है, ए और सी, यानी हो सकता है लेकिन इसके अलावा डी भी है, ये नहीं होगा। ए बी और सी, यानी बी जिसमें रहेगा वो नहीं होगा, यानी जिसमें जिसमें बी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और जिसमें हमारा ए और डी दिखेगा, यानी ए और डी किसमें दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि सभी प्रकार के जो अध्ययन इसमें दिए गए हैं उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। देखिए अनुदैर्ध्य अध्ययन एक शोध पद्धति है जिसमें एक समयावधि में एक ही चर, उदाहरण के लिए लोगों का एक समूह का बार बार अवलोकन शामिल होता है। समय समय पर अवलोकन एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के रूप में किए जा सकते हैं। किसी समयावधि में व्यवहार या रुझानों का निरीक्षण करने में सक्षम होने के लिए या विभिन्न क्षेत्रों में काफी उपयोगी हो सकता है। यह अध्ययन प्राय 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, प्रवृत्ति अध्ययन, पैनल अध्ययन, भविष्यलक्षी अध्ययन। प्रवृत्ति अध्ययन देखिए क्या होता है, ये ऐसा अध्ययन है जिसमें हम ऐसे लोगों का अध्ययन करते हैं जो समय के साथ एक ही प्रवृत्ति को साझा करते हैं। ठीक, पैनल अध्ययन में देखिए क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ लोगों के एक ही समूह का अध्ययन किया जाए। कि कोई जब पैनल गठित किया जाता है तो जितने लोग होते हैं क्या होते हैं, सब एक ही समूह के होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह इंटरव्यू होता है या कोई चर्चा होती है तो वहां जो चर्चा की जाती है वो उसी समूह से रिलेटेड लोग होते हैं। ठीक है, यदि आप कोई भिन्न नमूना चुनते हैं तो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में भिन्नता आपके परिणामों को खराब कर सकती है, इसलिए एक ही तरह के लोगों को चुना जाता है। देखिए भविष्यलक्षी इस अध्ययन में समय के साथ व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है और उनकी विशेषताओं या परिस्थितियों में
बदलाव के अनुसार उनके बारे में डेटा एकत्र किया जाता है। जन्म समूह अध्ययन भविष्य लक्ष्य अध्ययन का एक उदाहरण। ठीक है, तो यानी हमारा जो आंसर था ए, सी और डी। ठीक, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में देखिए मैंने आप लोग को बताया था, जो यूजीसी के रेगुलेशन 2018 से रिलेटेड, यानी यूजीसी के द्वारा 2018 में एक नियम बनाया गया, अधिनियम लाया गया, जिसके आधार पे देखिए क्या किया गया कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था साहित्यिक चोरी की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। कह रहा है कि साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार किसी संकाय सदस्य को एक वार्षिक वेतन वृद्धि न दिए जाने का दंड दिया जाएगा यदि वह अनुसंधान प्रकाशन प्रस्तुत करने में निम्नलिखित में से किस स्तर की साहित्यिक चोरी करता है। यानी देखिए जब कोई अनुसंधान करते समय साहित्यिक चोरी करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए तब देखा था हम लोगों ने, मैंने कहा था कि जो 0 स्तर की जो साहित्यिक चोरी होती है उसमें देखिए 0 से 10% तक का अगर किसी ने किसी का डाटा लिया है या उससे नकल किया है तो इसमें माफ कर दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए जो लेवल 1 है इसमें 10% से लेके 40% तक होती है, इसमें क्या कर दिया जाता है, उसके फिर से चेक करने के लिए कहा जाता है, यानी फिर से करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, दोबारा। फिर देखिए जो दूसरा स्तर का होता है ये 40 से 60 होता है, इसमें क्या कहा जाता है कि उसको वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। ठीक है, देखिए यानी और तीसरा स्तर का जो है उसको सजा दी जाती है। ठीक है, तो देखिए तीसरा स्तर का क्या होता है 60% से ऊपर। ठीक है, यानी 60% से लेकर चाहे जो, तो इसमें क्या होगा उसको दंड दिया जाएगा, यहां इसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, A0, B1, C2, D3। ठीक है, तो देखिए इसमें तो माफ है, गलत हो जाएगा। इसमें देखिए दोबारा करने के लिए कहा, इसमें वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, इसमें तो दंड दिया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, देखिए इसमें कोई दंड नहीं है, इसमें मैंने बताया था कि दोबारा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसमें वेतन वृद्धि रोक दी जाती है और है यानी 60% से जो अधिक होता है उसमें व्यक्ति को दंड दिया जाता है और उसकी जो शोध होती है उसको अमान्य कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए एपीए स्टाइल से है, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मैंने कहा था कि एमएलए और एपीए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, संदर्भ लेखन की शैलियां हैं, इन सबको आपको पढ़ के जाना है, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। साहित्यिक चोरी, एपीए, एमएलए, ठीक है, और जो संक्षिप्त शब्द है साहित्य से संबंधित वो हो गए। फिर देखिए कुछ आईसीटी से संबंधित, कहने का मतलब साहित्य में संबंधित, कुछ कंप्यूटर से संबंधित, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं आजकल एग्जाम में। देखिए यहां पूछ रहा है कि 2 कथन दिया गया है और उन्हीं कथन के आधार पे आपसे निष्कर्ष पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एपीए शैली में लिखित किसी संदर्भ में लेखक का प्रथम नाम सबसे पहले लिखा जाता है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, एपीए शैली में लिखित किसी संदर्भ में प्रकाशक का वर्ष पृष्ठ संख्या के बाद लिखा जाता है। देखिए जब मैंने आप लोग को बताया था तो बताया था इसमें कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखी जाती। देखिए उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। सी देखिए क्या दिया है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2
असत्य है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है, ठीक है। तो देखिए मैंने जब आपको बताया था तो बताया था कि इस शैली में जब हम संदर्भ सूची लिखते हैं तो लेखक का प्रथम नाम पहले नहीं लिखा जाता है, अंतिम नाम पहले लिखा जाता है, प्रथम नाम बाद में लिखा जाता है, यानी ये गलत हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहां कह रहा है प्रकाशन का वर्ष पृष्ठ संख्या के बाद लिखा जाता है, तो नहीं, प्रकाशन का वर्ष पृष्ठ संख्या के पहले लिखा जाता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों असत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पे मैंने इसको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मनोविज्ञान, शिक्षा, सामाजिक अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें लेखक का नाम देखिए हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है कि लेखक के अंतिम नाम को सबसे पहले लिखा जाता है और पहले नाम को बाद में, प्रकाशन का वर्ष भी पृष्ठ संख्या से पहले लिखा जाता है, यानी कथन एक और दोनों असत्य हो जाएंगे, ठीक। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा, यानी चरों के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार को क्रमवार ढंग से हम नहीं रख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को चरों का प्रकार बताया था कि देखिए नामिक, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात। तो आपको मैंने बताया था कि देखिए नामिक है, क्रम सूचक है, अंतराल है और अनुपात है। तो ये देखिए चरों को व्यवस्थित करने के तरीके हैं क्रम से रखने की। तो इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं रखा जाता। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, जो नामिक स्तर है इसमें संकेतों के माध्यम से, है ना, तो संकेतों के माध्यम से रखा जाता है। बाकी सब में देखिए क्रम वाइज रखा जाता है, यानी सीरियल नंबर 1 तो फिर 2 तो फिर 3। अगर अंतराल भी रहेगा तो 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, लेकिन क्रम से रहेंगे। अनुपात भी रहेगा, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 इस तरह के, यानी इन सब में क्रम से रखा जाता है, इसमें क्रम से नहीं रखा जाता, यानी इसमें किसी सूचक, किसी सिंबल के माध्यम से चरों को पहचाना जाता है, उसको रखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। देखिए श्रेणीबद्ध चर को नामिक चर के रूप में भी जाना जाता है। श्रेणीबद्ध 2 या 2 से अधिक श्रेणियां होती है और इन श्रेणियों के लिए कोई भी आंतरिक रैंक नहीं होता। तो स्पष्ट है कि नामिक चर को क्रमवार ढंग से नहीं रखा। इसमें देखिए नाम दे दिया जाता है, कोई संकेत दे दिया जाता है, फला व्यक्ति, फला चीज, है ना, इस कलर का, उस रंग का, इसमें क्रम से रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो केवल उसके संकेतों के माध्यम से उसको पहचान। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए ये भी देखिए साहित्यिक चोरी से ही संबंधित है। यूजीसी रेगुलेशन यानी साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार लेवल 3 की साहित्यिक चोरी निम्नलिखित में से किस समानता की ओर संकेत देती है। तो अभी मैंने देखिए थोड़ी देर पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन दिया और क्लास में भी मैंने बताया है कि साहित्यिक चोरी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 0, 1, 2, 3, 4 लेवल बांटे गए हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि तीसरे लेवल की जो चोरी है वो किसमें आएगी। देखिए ऑप्शन ये दिया है एबव 60%, 60% से ऊपर, दूसरा दिया है 10% से नीचे, तीसरा ऑप्शन दिया है 10% से ऊपर और चौथा ऑप्शन दिया है 40% से 60। देखिए ये क्वेश्चन है मैंने इस बार शामिल किया, लेकिन इस बार के जो नेट का एग्जाम हुआ था 22 तारीख को, उसमें भी ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, 10% से नीचे की क्या कहा जाता है, 0 लेवल, ठीक। 10% से 30% यानी 40% तक क्या कहा जाता है, लेवल 1। 40% से 60 ऊपर को कहा जाता है लेवल 2। अब इसको क्या कहा जाता है, लेवल 3। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। देखिए ए, साहित्यिक चोरी से जो नियम बनाए गए उसमें 4 लेवल बनाए गए हैं। शून्य स्तर 10% तक, प्रथम स्तर 10 से 40, द्वितीय स्तर 40 से 60 और तृतीय स्तर 60 से अधिक, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने आप लोगों को इस रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक
सूक्ष्म प्रैक्टिस करवा दिया। अब इसके आधार पे आप लोगों को और भी ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन का नया ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन को जरूर देखें, हल करें और उसको अच्छे से पढ़ के दें। जैसे एपीए एमएलए, साहित्यिक चोरी, संक्षिप्त शब्द और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग रिसर्च में किया जाता है। थोड़ा बहुत आप लोग देख लेंगे चरों से संबंधित, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है रिसर्च का गलत नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।